नंबर 1 लिखिए, लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहने पर, अगर लगातार आप भारत से 7 वर्ष तक बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। दूसरा है आपका स्वतः ही स्वतः ही भारत की नागरिकता या तो आप खुद से चाहते हो कि यहाँ की नागरिकता छोड़ना चाह रहे हो तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। ठीक है। तीसरा है आपका, आपके देश की एकता और अखंडता को जो आपका भंग करेगा उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है। देश की एकता तथा अखंडता शाम वाले बच्चे ज्यादा हाँ, ठीक है। हो गया। 3 प्रकार से आपकी नागरिकता हट सकती है। पहला आपका, लगातार अगर 7 वर्ष से आप से भारत से बाहर रह रहे हो तो आपकी नागरिकता हट जाएगी। आप स्वतः ही नागरिकता देना चाह रहे हैं कि हमें नागरिकता नहीं चाहिए यहाँ की, तो भी आपकी नागरिकता हट जाएगी। और तीसरा है देश की एकता तथा अखंडता को ना मानने पर, मतलब ये आपका क्या करो, जैसे वही है कि आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा हो और आप कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भारत का सपोर्ट ना करके किसी और देश का करो या उसी के बारे में बोलो। जिस घर में हम रहते हैं तो उसी घर की तारीफ करनी चाहिए, उसी के हित में काम करना चाहिए। अगर आप उसके हित में काम नहीं करोगे तो आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है। तो 3 तरीके से हम यहाँ की नागरिकता, अपने भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये था हमारा क्या, नागरिकता जो आपके कितनी प्रकार से बन सकती है और कितनी प्रकार से ली जा सकती है। इसके बाद एक चीज, वो वाला निकालो, ये आपका क्या लिखा हुआ है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब इसको अगर बोलते हैं शॉर्ट में तो क्या बोलते हैं, एनआरआई। पूछा जाता है एनआरआई कौन होते हैं, तो एनआरआई उनको कहते हैं जो आपके भारत के हैं लेकिन भारत से बाहर जाकर रहने लगे हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं, प्रवासी भारतीय। तो ये एनआरआई जो होते हैं वो भारत से बाहर रहकर, जैसे आपके कोई कोई है आपका, क्या होता है, विदेश में जाकर कमाने लगा, जाकर वहां रह रहा है और लेकिन वहां यहाँ की क्या है, नागरिकता यहाँ के लिए हुए है, तो वो नागरिक यहाँ का माना जाएगा, लेकिन कैसा नागरिक है, ये प्रवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं। इनके साथ क्या होता है, ये आपके, ये जो भी एनआरआई, जो भी आपके इंडियन, भारत के इंडियन जो है, जो भारत के बाहर जाकर कमाने के उद्देश्य से जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, जितना भी वहां पर कमाया पैसा उसको क्या करते हैं, भारत भेजते हैं। तो भारत भेजने का मतलब है कि वो भारत की क्या कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से उनको भारतीय तो माना जाता है। उनको किसी भी क्षेत्र में अगर ये वापस आते हैं भारत में, या घूमने के उद्देश्य से आ रहे हैं या रहने के उद्देश्य से, तो इनके साथ कोई भी भेदभाव ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप भारत के बाहर के हो, हैं वो भारत के ही, लेकिन वो किस उद्देश्य से गए हैं, सिर्फ कमाने के उद्देश्य से गए हैं, उनको एनआरआई बोलेंगे। और एनआरआई ऐसा भी नहीं है कि हम मान लीजिए जापान घूमने गए 2 महीने के लिए तो हमको एनआरआई घोषित कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हम 2 दिन की मीटिंग में गए, कहीं दुबई गए, पता चले 2 दिन बाद हम आ रहे हैं, हमको एनआरआई की सूची में रख दिया, तो ये नहीं होता है। सिर्फ इसका एनआरआई उनको कहते हैं जो आपके भारत के बाहर 6 महीने से ज्यादा आप गए, आप 6 महीने से ज्यादा किसी उद्देश्य के लिए, या अपने एजुकेशन के लिए गए हो या किसी अपनी नौकरी के लिए गए हो, 6 महीने से ज्यादा अगर भारत के बाहर है कोई व्यक्ति तो उसको एनआरआई घोषित कर दिया जाता है।
मतलब उसको अलग कैटेगरी में रख देते हैं, उसको भारतीय नहीं मानते हैं, कि सामान्य भारतीय जो होता है वो नहीं मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, एनआरआई मानते हैं, मतलब कि वो भारत का है लेकिन अब कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। तो इसके लिए अवधि क्या होती है, 6 मंथ होती है। 6 मंथ से बाहर अगर कोई व्यक्ति है, बाहर है, तो उसको एनआरआई बोला जाता है। इन एनआरआईओ का क्या है, जैसे आपके पंजाब साइड के लोग देखोगे, पंजाब साइड के हैं, केरल साइड के लोग हैं, तो वो लोग ज्यादातर बाहर ही हैं। कनाडा साइड देखो, कनाडा में पंजाबी बहुत है, और कहाँ के, पंजाब साइड के हैं। तो वो क्या है, वहां पर जाकर क्या करते हैं, कमाते हैं, यहाँ से ज्यादा पैसा मिलता है, और पैसा किस रूप में मिलता है, डॉलर में मिलता है, कहीं बाहर है पाउंड में मिलता है, फिर उसको चेंज करवाते हैं, अकाउंट में भेजते हैं, तो यहाँ किस में चेंज होता है, रुपए में चेंज होकर आता है, फिर अपनी फैमिली को भेजते हैं। तो ये क्या है, इससे वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था को, कहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं, भारत की बढ़ा रहे हैं। अगर वो वहीं का वहीं करने लगते, वहीं पर ही अपना पूरा घर परिवार बसा लेते, उधर की ही अर्थव्यवस्था को, तो फिर उनको एनआरआई नहीं माना जाता। ठीक है, एनआरआई उन्हें कहेंगे जो सिर्फ गए हैं काम के उद्देश्य से, बाकी पूरा हित, उनका पूरा उद्देश्य, पूरा जिसके हित में काम कर रहे हैं, वो किसके हित में कर रहे हैं, भारत के हित में, वो एनआरआई कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे आपके, ये तो हो गए एनआरआई, इसके बाद एक और होते हैं आपके, इनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एक आपका होता है एनआरआई होता है, और दूसरा क्या है आपका पीआईओ है। पीआईओ का फुल फॉर्म क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब ये वाला एक, ये ऐसा आपका कार्ड होता है, जैसे हमारे पास आई कार्ड होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड स्कूल में मिलता है, तो उसमें फोटो वोटो लगी, पूरा आईडी प्रूफ लिखा होता है, वैसे ये एक कार्ड होता है। तो ये क्या होता है, जो आपके भारत के बाहर जाकर रहने लगे हैं, वहीं जाकर बस गए हैं, पहले भारत के थे लेकिन अब ये है कि विदेश में जाकर रहने लगे, वहीं बस गए, वहीं पर ही अपना घर परिवार बसा लिया, वहीं पर ही काम कर रहे हैं, यहाँ नहीं आते। लेकिन अगर कभी भारत आना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ आपके यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से आए मान लीजिए, तो वो आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको हर 6 महीने के अंदर भारत में रह के अपनी लोकेशन देनी होती है, कि आखिर वो किस जगह पर हैं और क्या कर रहे हैं। जबकि एनआरआई के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अगर भारत आएंगे तो उनके साथ कोई ऐसी जांच नहीं होगी कि बहुत कड़ाई से जांच की जाए, बहुत, क्योंकि वो क्या है, वो एक तो यही भारतीय है, उनका पूरा परिवार यहीं पर है, वो तो सिर्फ अकेले गए हुए हैं कमाने। तो इनके साथ क्या है, ये जब भी भारत आएंगे तो उनका ये वाला कार्ड इनके पास क्या होगा, एक ये कार्ड होगा, इस कार्ड को चेक किया जाएगा, और ये भारत में जहां पर भी रहेंगे, 6 महीने के लिए आ रहे हैं, साल भर के लिए आ रहे हैं, 2 साल के लिए आ रहे हैं, या यहाँ कुछ काम करने आ रहे हैं भारत में दोबारा से, तो उनको क्या हर 6 महीने में अपनी लोकेशन भारत सरकार को देनी होगी, कि आखिर हम इस जगह पर हैं और ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो इनके साथ ये चीज होती। दूसरी चीज इनके साथ ये होती है कि ये अगर भारत में है और उस समय मान लीजिए इलेक्शन चल रहा है, चुनाव है, या खड़े होने जाते, तो ना तो ये वोट डाल सकते हैं और ना ही किसी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं किसी पद के लिए, जबकि ये आपके वोट डाल सकते हैं, इनको अभी वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है, पर पूरी तरीके से अभी इनको भी अधिकार नहीं मिला है। एनआरआई के साथ ये कहा जा रहा है कि इनको वोट डालने का अधिकार दिया जाए, और किस रूप में दिया जाए, ये अपना पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जैसे पोस्ट कर दें, एक कोरियर के द्वारा पोस्ट किया जाता है, वैसा अपना वोट ये वहां से पोस्ट कर सकते हैं भारत के लिए। तो ये चीजें अभी थोड़ी हद तक है, काफी हद तक पूरी तरह से इनको नहीं मिली है, वोट डालने का अधिकार अभी इनको भी कम ही मिला है, पर इनको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा अभी पूरे हद तक एनआरआई को, जबकि इनको नहीं है, जो पूरी तरह से बाहर चले गए हैं, और कभी अगर आना चाहते हैं तो उनको हर 6 महीने में अपनी लोकेशन देनी होती। तो ये पीआईओ जो है, ये आपका 2005 तक ऐसी व्यवस्था थी पीआईओ वाली। इसके बाद पीआईओ को आपके पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को मर्ज कर दिया गया था, एक आपका आया था वो वाला, इसका फुल फॉर्म क्या था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये आपका 2005 तक इसके साथ ऐसा था कि 2005 तक ये चीज थी, और 2005 के बाद इसको मर्ज कर दिया गया था आपका ओसीआई में। ओसीआई इसको बोला गया, इसका दूसरा नाम आ गया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड। पहले ये कार्ड दिखाया जाता, अब इस कार्ड को समाप्त कर दिया गया। अब कौन सा आ गया है आपका, ये वाला जो ब्लैक ब्लू सा दिख रहा है, रिपब्लिक ऑफ इंडियन ऐसा लिखा कार्ड मिलेगा उनको। इसमें क्या लिखा होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। इनके साथ यही चीज है सेम पूरी, कि आपका क्या होगा, ये आपके वोट नहीं डाल सकते हैं, किसी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते, यहाँ फिर घूमने के उद्देश्य से भी अगर आते हैं तो इनको हर 6 महीने में अपनी लोकेशन देनी होगी। ठीक है, 3 टाइप के हो गए। अब 3 टाइप में आपका एनआरआई जो होते हैं उनको भारतीय की कैटेगरी में ही रखा जाता है। जैसे आप कहते हो विदेशी जो आते हैं, विदेशी घूमने आते हैं, कभी आप देखे हो ताजमहल घूमने जाते हैं, तो हमसे जो टिकट लिया जाता है, मान लीजिए 50 रुपए लिया जा रहा है, और अगर कोई विदेशी आ रहा है तो उससे 500 रुपए लिया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये आपका इनके साथ होता है जो आपके विदेशी आते हैं।
इनके साथ भी हो, लेकिन जो आपके एनआरआई आएंगे उनके पास भी कार्ड होगा, लेकिन उनसे आपके सामान्य भारतीयों की तरीके ही व्यवहार किया जाता है, जितना हमसे लिया जाएगा उतना ही उनसे लिया जाएगा। जबकि आपके और जो विदेशी नागरिक आते हैं उनसे हमारे यहाँ से डबल से ट्रिपल लिया जाता है, ठीक है। तो अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए उनसे आपसे डबल लिया जाएगा। बाकी हमारी जो आपके सामान्य नागरिक की जो जो सुविधाएं हैं वो सारी आपकी एनआरआई को भी मिलेंगी, ठीक। कुछ अभी हम लोग जो मूल अधिकार पढ़ेंगे उन मूल अधिकारों में अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं और कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीय प्लस आपके एनआरआई और जो बाहर से आने वाले हैं उनको प्राप्त हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो आपके तीन तरीके के आपके नागरिक हो गए, एनआरआई हो गया, आपका पीआई हो गया और आपका क्या होगा ओसीआई हो गया। तो इसको समाप्त कर दिया गया था 2005 में, उसके बाद इसकी जगह पर इसको मर्ज करके क्या बना दिया गया है, ओसीआई। ओसीआई वाले जो भी नागरिक होंगे वो आपके भारत में आकर किसी भी तरीके से अपना मतलब भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, उनकी जांच भी होगी अच्छी खासी जब वो भारत में आएंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि आप बाहर जाते हो विदेश में तो पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनता है, तो पासपोर्ट का मतलब क्या है, आपको भारत से अनुमति दी जा रही है बाहर जाने। एक होता है वीजा, तो वीजा क्या होता है, वीजा ऐसा होता है जो आप जिस भी देश जाना चाह रहे हो उस देश का वीजा आपके पास होना चाहिए। मतलब वीजा का मतलब है कि वो देश आप उस देश से आप अनुमति लोगे कि क्या हम आपके देश में आ सकते हैं, और जब वो अनुमति देंगे वही आपका क्या कहलाता है, वीजा कहलाता है। जैसे आपका क्या था 2014 के पहले जब आपके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो उस समय वो अमेरिका में जाना चाहते थे, तो अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना कर दिया। अब उसके बाद जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने तो उनको विदाउट वीजा सीधे बुलाने लगे मोदी जी आइए, तो किसकी वैल्यू बढ़ गई, उनके पद की वैल्यू बढ़ गई। अब वो भारत के प्रधानमंत्री, उनको कैसे मना कर दिया जाएगा, उनसे कैसे कह देंगे कि आपका वीजा नहीं हम बनाएंगे। तो ये चीज होती है, हम आम नागरिक हैं, हम अगर जाना चाहेंगे तो हमें काफी सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, पहले कितने दिन बाद वीजा बनता है, कितने 6 महीने बाद बनता है, लेकिन जो आपके पद पर हैं तो अब उनको थोड़ी मना कर देंगे। तो वही है कि आपका हर देश में किसी भी देश में जाना चाहते हैं जहां वहां का आपके पास क्या होना चाहिए, वीजा होना चाहिए। तो उनको वीजा की जरूरत, यहाँ आने के लिए भी वीजा चाहिए जो ही आएगा, और यहाँ से जाने वाले को क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। सिर्फ आपका वीजा किस देश का, जो आपके भारत के नागरिक है उनका वीजा अगर बनाते, जैसे बांग्लादेश का कोई आना चाहता है, पाकिस्तान का, तो उनका वीजा नहीं बनाते। सिर्फ क्या है, इस वजह से क्योंकि वहां से कोई अराजक तत्व ना आ जाए। तो ऐसा कोई भी आम नागरिक ऐसे तो नहीं देखते कोई भी चला आ रहा है, बहुत जांच पड़ताल के बाद, या किसी पद पर कोई है, ये जैसे आपकी खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ियों का एक पद है, खिलाड़ी आपका खेलने के उससे आते हैं तो उनकी काफी सुरक्षा में होती है हर चीजें। बल्कि हम ऐसे घूमने के उद्देश्य से कभी देखो कि पाकिस्तान घूमने गए हो, भारत का कोई नागरिक पाकिस्तान घूमने गया तो वहीं घूम गया है, फिर वापस नहीं आ पाया है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आपके पड़ोसी देश है जिनसे थोड़ा सा हमारा मतभेद होता रहता है, तो उधर का आपका वीजा नहीं बन मतलब स्वीकार किया जाता, भारत में नहीं करते, और ना ही वहां के नागरिकों को यहाँ तुरंत आने की अनुमति मिलती है। बाकी आप पूरे विश्व में कहीं भी जाना चाहते तो वहां के लिए आपका पासपोर्ट भी बनेगा, और वहां के जिस देश जाना चाहते वहां का आपका क्या होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, ताकि जब यहाँ से जाओगे तो जांच होगी, वहां जाओगे तो भी जांच होगी, ठीक। तो ये क्या है, आपके नागरिकों का हर देश में हर जगह आपकी ऐसी ही नागरिकताएं होती हैं, हर जगह आपका पासपोर्ट होगा। वो अपने देश में घुसने से पहले आपकी जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर कोई आतंकवादी के रूप में तो नहीं आ रहा है। तो जो एनआरआई होते हैं हमारे, वो भारतीय ही होते हैं, सिर्फ उनकी कैटेगरी ये हो जाती है कि वो भारत के बाहर रहकर जाकर कमाने लगते, जैसे अब देख तो बीटेक एमटेक वाले लोग हैं, बाहर ज्यादा उनको अच्छी सैलरी मिल रही होती है, तो वो लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए। तो अब ऐसा थोड़ी है कि वो मतलब कि यहाँ के नागरिक ही नहीं रह गए। मान लीजिए कोई कोई जाता है 6 साल के लिए या 7 साल के लिए, उसके बाद वापस घर आ जाता है, तो उनको एनआरआई घोषित कर दिया जाता है जब जब वो ये कह दें कि हमें परमानेंट वहीं रहना, वहीं से हम यहाँ के लिए करेंगे। और अगर वो पूरी फैमिली लेकर वहां चले जाते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं करते हैं, वहीं अपना रहने लगते हैं, तो उनको फिर एनआरआई से हटाकर सीधे किस में रख दिया जाता है, ओसीआई में रख दिया जाता है, ठीक है। जो परमानेंट चले गए वो ओसीआई में हो जाते हैं, और जो आपके आते जाते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, एनआरआई कहलाते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा एनआरआई क्या होते हैं और ओसीआई क्या होता है। एनआरआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ओसीआई का बाकी आपसे इससे पूछेगा कुछ नहीं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक ओरली जानकारी के लिए बता दिया है। ऐसे डैश करके उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, नॉन रेसिडेंट
देखते हैं ये क्या है। अभी मैंने 3 टाइप के आपको नागरिक बताए, एनआरआई होते हैं और आपके पीआईओ हो गया, ओसीआई हो गया। अब इसमें क्या है, मैंने बताया जो एनआरआई होते हैं वो जो भी कमाते हैं, जो भी सैलरी उनकी मिली वो क्या करते हैं, भारत भेजते हैं। और भारत की आपकी क्या है, वो मुद्रा रुपया है। जबकि हर जगह आप अमेरिका चले जाओ, अमेरिका की क्या है, डॉलर है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके अमेरिका में जॉब कर रहा है तो उसको जो भी सैलरी मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी, डॉलर के रूप में मिलेगी। तो ये क्या है, आपका एक जो फेमा है, आपकी एक ये संस्था बनाई गई है, किसके लिए, ये आपके जो आपके जैसे अकाउंट होते हैं ना, एसबीआई है हमारे यहाँ जो अकाउंट है, इसी तरह आपके भारत के बाहर रहने वाले जितने भी नागरिक है उनके लिए एक ये संस्था बनाई गई है, फेमा। फेमा में क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या है, आपके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था। उसमें क्या था, मतलब कि जितने भी फॉरेन देशों में आपके जितने भी नागरिक हैं भारत के वो रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपकी मनी को अपने एक्सचेंज करने के लिए, उस मनी को एक्सचेंज करने के लिए एक्ट आया था। और इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत आपके 3 प्रकार के बैंक आए थे, जिसमें एक था एनआरओ। एनआरओ आपका क्या है, इसमें है आपका कि जो भी आपके, जैसे मान लीजिए कोई भारत के बाहर है, उसने उसको सैलरी मिली डॉलर में, अब वो क्या करेगा, इसमें आपके फॉरिन जो भी आपकी मनी है, इस बैंक में अगर किसी व्यक्ति का खाता है तो इसमें आपकी वो फॉरेन मनी भी रख सकता है, प्लस आपकी कौन सी मनी भी रख सकता है, इंडियन। जैसे हमें यहाँ से मिली, कोई यहाँ भी जॉब कर रहा है, एक मान लीजिए कोई संयुक्त खाता खुलवा लिया गया, तो उसमें आपकी इंडियन मनी भी पड़ी हुई है रुपए के रूप में, और एक आपकी कौन सी पड़ी हुई है, डॉलर के रूप में। तो ये आपकी कैसी वाला बैंक है, जिसमें आपके दोनों प्रकार के आप अपने पैसे को रख सकते हो। कोई भी जो है आपका टैक्स जो है वो लगता है, जैसे हमारे यहाँ इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स उन पैसों में लगता है जो आपके अकाउंट में, जैसे पैसा पड़ा हुआ है, तो 10 लाख पैसा पड़ा, उसमें टैक्स लगता है, सरकार टैक्स लेती है कि नहीं लेती है। तो उसी तरीके ये है कि आपके जिस भी इस एनआरओ बैंक में अगर खाता खुला है और उसमें आपकी विदेशी मुद्रा भी पड़ी हुई है और देसी भारतीय भी पड़ी है, तो उसके साथ आपका क्या लगेगा, टैक्स भी लगेगा। ठीक है, एक आपका होता है एनआरई। एनआरई हो गया, एनआरओ हो गया, और एक आपकी होती है एफसीएनआर। इनमें आपका दोनों में ये है कि आपका एक ऐसी होती है कि जिसमें आपका सिर्फ फॉरेन मुद्रा रख सकते हो, जैसे आपकी विदेशी मुद्रा है, डॉलर है, तो वो डॉलर में ही रहेगी। अब जैसे मान लीजिए इसमें आपको एक फायदा ये होता है, जिसमें दोनों रख सकते हो, उसमें ये फायदा ये कि जब आप भारत आओगे तो आप भारत में खर्च करोगे तो उसमें तो रुपये के रूप में ही चाहिए, उधर तो डॉलर नहीं चलेगा। तो हमने वहां से डॉलर में डाल दिया, वो एक्सचेंज हो जाएगा अपने मन से, और जब आप भारत आ जाओगे तो आपको किस रूप में मिलेगा, रुपए के रूप में वही मुद्रा मिलेगी। और एक आपका बैंक होता है जिसमें आपका सिर्फ फॉरिन रूप में ही मुद्रा रहेगी, डॉलर में आपने डाला है तो डॉलर में ही आपकी कलेक्ट होती रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और तीसरी आपकी क्या है, एफसीएनआर। ये एक बैंक ऐसा है जिसमें आपकी मुद्राएं अगर आपने डॉलर में रखी हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका विदेशी व्यापार ही करना चाह रहा है, मान लीजिए वो अमेरिका में रह रहा है और अमेरिका में अपना पूरा साइकिल जैसे फैला के एक व्यापार करना चाह रहा है कि मैं इसी डॉलर में मुद्रा मिली है, उस डॉलर को मैं दूसरी जगह लगा दूं। भाई विदेशों में तो रुपया नहीं चलता है, जहां जहां पर डॉलर चलेगा तो उसको डॉलर के रूप में ही ट्रांसफर करो। जैसे पैसे से पैसा कमाते हैं लोग कि इतना रुपए, मान लीजिए सैलरी आई तो 10,000 हमने यहाँ फंसा दिए, 10,000 हमने यहाँ कर दिए, तो वो क्या है, एक आपका पूरा जो नेटवर्क फैलेगा, तो वो इंटरनेट नेटवर्क आपका उसी मुद्रा के माध्यम से ही फैलाएंगे, तो वो आपका फिर एक्सचेंज नहीं होगा और ना ही उसमें कोई टैक्स लगेगा। टैक्स आपका उस वाले बैंक में लगेगा जिसमें आपकी भारतीय मुद्रा भी पड़ी होगी और कौन सी होगी, विदेशी मुद्रा भी। दोनों प्रकार की मुद्राओं में आपका क्या लगता है, टैक्स लगता है। बाकी जिसमें आपकी सिर्फ विदेशी मुद्रा पड़ी उसमें टैक्स नहीं लगेगा, और जिसमें आपकी ये वाली, तो आपके जो एनआरआई होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बैंक कौन सा होता है, जिसमें आपके दोनों प्रकार की मुद्राएं पड़ी हैं, क्योंकि वो भारत आएंगे तो उनको वैसी वाली ही चाहिए, रुपए वाली ही, वो एक्सचेंज होते हैं। तो सिर्फ ये आपके यूज के नहीं है, इनमें आपकी सिर्फ विदेशी मुद्राएं होती, यूज के तब होते हैं जब आपको वहां भारत में पैसा ना भेजना हो, सिर्फ बाहर ही बाहर अपना बिजनेस फैलाना हो, तब आप इन वाले बैंकों का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको ये नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि फेमा जो है आपका, फेमा एक्ट किसके लिए आया था।
तो जो आपके भारत के बाहर रहने वाले विदेशी नागरिक हैं उनके बैंकों से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना, ये फेमा का फुल फॉर्म एक बार आपके 2022 वाले पेट के पेपर में पूछा गया था। लिख लीजिएगा। जब किसी का फुल फॉर्म लिखते हैं तो पूरे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। हम्म। फेमा, इसमें लिखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हो गया। ये एक्ट आपका आया था 1999 में आया था। उसी के आगे नीचे से लाइन लिख लीजिए। यह एक्ट 1999 में 9 में लाया गया। इसके तहत प्रवासी भारतीयों इसके तहत प्रवासी भारतीयों की मुद्रा मुद्रा परिवर्तन मुद्रा परिवर्तन मुद्रा परिवर्तन से संबंधित बैंकों को रखा गया। लीजिए आप लोग हेडिंग। अब ये वाला आपका नागरिकता वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब डाल लीजिएगा भाग 3। भाग 3 में क्या दिया हुआ है?